Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे पहले हम एक प्राकृतिक आपदा को देख चुके हैं, ज्वालामुखी वोल्केनो। आज की क्लास में हम समझेंगे भूकंप क्या होता है तथा उसके आने के क्या कारण हैं और उसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम एक क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आइए लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले है, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है, भू यानी कि पृथ्वी, कंप मीन्स होता है कंपन होना, यानी पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में जो नाम दिया है अर्थक्वेक, इसका मतलब भी होता है अर्थ और क्विक मीन्स कंपन होना। तो इन दोनों का अर्थ है कि पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन होना। आइए हम भूकंप की परिभाषा को देखते हैं। भूकंप का सामान्यतः अर्थ होता है भूमि का कंपन होना। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। भूकंप सदैव धरातल के नीचे घटित होने वाली घटना है और इसका जो परिणाम है वह हमें धरातल पर देखने को मिलता है। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। भूकंप जो है अलग अलग गहराई से उत्पन्न होते हैं और उनके अलग अलग परिणाम होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम भूकंप का मूल बिंदु या भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या अपकेंद्र। इसी को हम हिप्पोसेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये सब एक ही नाम है, परंतु ये हैं क्या, आइए समझते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से ये क्रिया प्रारंभ हुई है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्र या भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप का मूल। तो ये होता है हमारा मूल यानी एफ फोकस, भूकंप का मूल या फिर फोकस। तो यहाँ से आंतरिक भाग से भूकंप की जहाँ से सबसे पहले क्रिया प्रारंभ होती है, उसी को हम हिप्पोसेंटर भी कह सकते हैं, उत्पत्ति केंद्र भी कह सकते हैं, भूकंप का मूल भी कह सकते हैं, फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं ये सभी एक ही नाम है, परंतु ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली क्रिया है। इसी को हम इन सभी नामों से जानते हैं। एक और बिंदु होता है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ये क्या होता है? जिस स्थान पर तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, भूतल पर इन्हीं बिंदुओं को उद्गम केंद्र के समीप होता है। आइए इसको समझते हैं। जिस तरीके से यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर महसूस होगा, यहाँ पर महसूस होगा, तो इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर क्रिया प्रारंभ हुई और जहाँ पर सबसे पहले महसूस की गई, और महसूस वही होगी जहाँ फोकस से सबसे पास का जो स्थान होगा, सबसे नज़दीकी स्थान होगा, उसी को हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जो कि फोकस के सबसे नज़दीक होगा, समीपतम बिंदु, यानी फोकस के जो सबसे समीपतम बिंदु होगा, उसको हम एपिसेंटर के नाम से जानेंगे। और इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है? इन दोनों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अवकेंद्र यानी कि ये पृथ्वी के अंदर है, अधिकेंद्र यानी ये पृथ्वी के ऊपर है। ये हमेशा पृथ्वी के ऊपर बनेगी स्थिति, और ये स्थिति पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूकंप आने के कारण क्या है। भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण है ज्वालामुखी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उद्वेदन होता है, और आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी धरातल पर आता है, तो ये विभिन्न प्लेटों को तोड़कर पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से प्लेटें गति करती हैं और इस प्रकार से हमें
कंपन महसूस होता है। इसी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। कृत्रिम कारण होते हैं, जैसे मनुष्यों द्वारा कोई परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो उसके कारण भी हमें कंपन की स्थिति दिखाई देती है। नेक्स्ट कारण है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्म तप्त लावा मैग्मा भरा हुआ है, तो ये जो है अभी भी गर्म है। तो जब इसके अंतर्गत गैसेस फॉर्म में या फिर मैग्मा निकलने का प्रयास करता है तो ये अपने ऊपर जो स्थित प्लेटों को है तो ये तोड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्मा भरा हुआ है वह अभी भी इन प्लेटों को धक्का मारता है, निकलने के प्रयास करता है। तो जब ये इनको धक्का मारेगा यानी दबाव बनेगा आंतरिक भाग में, तो ये प्लेट क्या करेगी? कंपन करेगी। जब ये प्लेट कंपन करेगी तो हमें कंपन महसूस होगा, यानी भूकंप की घटना घटित होती है। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक भाग में जो भी क्रियाएं हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, उनके कारण भी भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये भी यही कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। ये सभी स्थैनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, यानी ये जो प्लेटें हैं ये स्थैनोस्फीयर का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म को ही हम स्थैनोस्फीयर कह सकते हैं, जो कि मेंटल भाग को कहते हैं। उसी के ऊपर ये सभी प्लेटें तैर रही हैं। तो ये प्लेटों में गति निरंतर होती रहती है, या तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस कंडीशन में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा भरा हुआ है वो धरातल पर निकल आता है, जिसे हम ज्वालामुखी की क्रिया का नाम देते हैं, और इसके कारण भी हलचल या गति दिखाई देती है। इसके कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। अगर ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के कारण इनमें गति होती है, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तब भी गति होती है, तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से घर्षण करती है, एक दूसरे से रगड़ खाती है, तब भी प्लेटों में गति होती है, कंपन होता है। इस कारण से भी भूकंप आने की स्थिति बनती है। तो ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनके कारण भूकंप आते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक कोई प्लेट है, इसमें भ्रंश पड़ जाए, यहाँ से टूट जाए, तो इस स्थिति में भी इनमें कंपन होगा, और संपीड़न की स्थिति में भी इनमें ऐसी स्थिति बनती है कि भूकंप आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से भूकंप के अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमें धरातल पर कंपन देखने को मिलता है। तो इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे भूकंपीय तरंगों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, और कितनी प्रकार की इनकी तरंगें होती हैं, और किस किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है। तो इनको समझने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस प्रकार से सभी तरंगें कार्य करती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति सदैव पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगी, और जब आंतरिक भाग में इसकी उत्पत्ति होगी तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आंतरिक भाग में जो बिंदु बनेगा वो हिप्पोसेंटर बनेगा और धरातल पर एपिसेंटर बनेगा। तो जब आंतरिक क्रियाओं के कारण यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो किस तरीके से इसकी जो ऊर्जा होती है वह धरातल तक पहुँचती है। तो इसकी ऊर्जा तरंगों के माध्यम से धरातल पर पहुँचती है, और इन्हीं तरंगों को हमने अलग अलग विशेषताओं के कारण 3 श्रेणियों में बांटा है। तथा हम कह सकते हैं ये जो भूकंप से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इस ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसे जानते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलास्टिक एनर्जी। इंग्लिश में इसी को हम इलास्टिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे हम कहते हैं फोकस। इसी को हम
हिप्पोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। हिप्पोसेंटर, हिप्पोसेंटर कहाँ होता है? तो हिप्पोसेंटर की जो स्थिति होती है वो हमेशा आंतरिक भाग में होती है, और जहाँ पर ये महसूस होता है सबसे पहले उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिसेंटर, एपिसेंटर, अधिक केंद्र। जहाँ पर ऊर्जा प्रारंभ होती है फोकस हिप्पोसेंटर, जहाँ पर महसूस होती है एपिसेंटर। तो यहाँ से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? पी, एस और एल। पी का मतलब है प्राइमरी, यानी सबसे पहले जो तरंगें धरातल पर पहुंचती हैं उन्हें हम जानते हैं पी वेव्स के नाम से, यानी प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। और जो सेकंड नंबर पे पहुंचती हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। लास्ट वेव्स या फिर लैंड वेव्स या लब वेव्स के नाम से जानते हैं। इसकी खोज लब महोदय ने की थी, इसलिए इसको हम लब वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो सबसे पहले पहुंचती है प्राइमरी वेव्स, जो सेकंड नंबर पर पहुंचती है सेकेंडरी वेव्स। तो हम तीनों प्रकार की तरंगों की विशेषताओं को यहाँ पर समझेंगे। जब ये तीनों तरंगें फोकस से एपिसेंटर धरातल तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद किस प्रकार से इन सभी तरंगों का ऊर्जा के रूप में संचरण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी वेव्स को। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं वो तीनों ही माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ये यहाँ से उत्पन्न हुई, ये ऊपर भी जा सकती हैं और ये इनकी स्थिति यहाँ नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ठोस में, द्रव में और गैस तीनों प्रकार की माध्यम में ये प्रवेश कर सकती हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी वेव्स होती है वह केवल ठोस माध्यम में ही प्रवेश कर सकती हैं। तो जैसे ही ये यहाँ एपिसेंटर पे पहुँचती हैं वैसे ही ये यहाँ से इनकी ऊर्जा का संचरण होता है और ये यहाँ से मुड़ जाती हैं। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा स्थान है ये है तरल अवस्था का, और ये द्रव में प्रवेश नहीं करती हैं, ये करती हैं केवल लैंड में। तो केवल लैंड में ही ये अपनी ऊर्जा का संचरण करती हैं। जैसे ही ये स्थान प्रारंभ हो जाता है ये वहाँ से मुड़ जाती हैं। जैसे ये ऊपर गई, प्राइमरी वेव्स की तरह इनकी विशेषता नहीं है, वरना ये यहीं से ये भी वापस आ जाती और इनका भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता। जैसे ये ऊपर जाती हैं ये वापस होती हैं, इनका संचरण होता है, तो ये द्रवीय जो भाग है इसको यहाँ से आते ही मुड़ जाती हैं, यहाँ से टर्न हो जाती हैं। तो लगभग इनका जो संचरण का क्षेत्र है वह इधर 103 डिग्री तथा इधर भी 103 डिग्री तक देखने को मिलता है। और अब बात करेंगे लैंड वेव्स की। तो लैंड वेव्स तो पूरी संपूर्ण धरातल पर इनकी ऊर्जा का संचरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये लैंड वेव्स हैं तो धरातल पर ही इसकी ऊर्जा का संचरण हमें देखने को मिलता है। तो संपूर्ण धरातल पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जब ये ऊपर जाकर इनका संचरण होता है तो ये सभी माध्यम में प्रवेश कर सकती है, तो ये ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी देखने को मिलती हैं। परंतु इनका जो संचरण है वो हमें 145 डिग्री तक ही देखने को मिलता है। यानी सेकेंडरी जो वेव्स हैं ये, इनका संचरण हमें 103 डिग्री तक देखने को मिलता है, और प्राइमरी वेव्स का यहाँ पर ये 145 डिग्री
तक ही इनका संचरण देखने को मिलता है। अब ये जो खाली क्षेत्र रह जाता है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव, क्योंकि यहाँ पर जो है पी तरंगों का अभाव हमें देखने को मिलता है। ये सभी माध्यम में प्रवेश कर तो जाती है, परंतु यहाँ तक संचरण 145 और 145 तक देखने को मिलता है, और सेकेंडरी का मिलता है केवल 103 तक। तो ये जो बीच का क्षेत्र है खाली रह जाता है, इसी को हम पी तरंगों का अभाव या कह सकते हैं कि भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न अधिक देखने को मिलता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, तो वो है 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर ना तो एस तरंगें होती हैं ना ही पी तरंगें होती हैं। एक तरीके से ये क्षेत्र खाली होता है, जहाँ पर तरंगों का संचरण नहीं होता है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से तीनों प्रकार की तरंगें हो जाती हैं। पी जो कि सभी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, सेकेंडरी जो कि केवल ठोस में ही प्रवेश करती है, जैसे ही तरल प्रारंभ हो जाता है वह टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, और इनका जो संचरण हमें देखने को मिलता है 103 डिग्री देखने को मिलता है। और ये होती हैं धरातलीय तरंगें, लैंड वेव्स। इनका संपूर्ण धरातल पर हमें संचरण देखने को मिलता है। आइए इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको देखते हैं। तो तीनों प्रकार की तरंगों को हमने एक साथ रखा है, जिससे तीनों में हम डिफरेंस कर सकें और तीनों में किस किस प्रकार से विशेषताएं हैं उन सभी को हम एक साथ देख सकें। तो तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राथमिक प्राइमरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव्स, धरातलीय तरंगें लैंड वेव्स। तो सबसे पहले हम तीनों की देखने वाले हैं स्पीड को। स्पीड प्राइमरी वेव्स की सबसे अधिक होती है, स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडरी वेव्स की होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तथा सबसे कम होती है धरातलीय तरंगों की स्पीड 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किस तरीके से है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये देखिए, ये जो तरंगें हैं इनकी स्पीड बहुत अधिक है, और जिसकी स्पीड सबसे अधिक होगी वो बहुत ही कम समय में कंपन करके निकल जाएगी और हिला के समाप्त हो जाएगी, यानी इससे सबसे कम नुकसान होगा। उसके बाद इसकी गति जो है और धीरे हो जाती है प्राइमरी की अपेक्षा। जब इसकी गति धीरे हो जाती है तो ये चीज़ों को हिलाएगी और इससे नुकसान की संभावना होती है। सबसे धीरे जो स्थिति है वो है धरातलीय तरंगों की, इनसे सबसे अधिक नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं इनकी स्पीड बहुत कम होती है, और जिसके कारण ये जो कंपन होता है वह अधिक समय तक हमें देखने को मिलता है और इससे अधिक नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्षति। सबसे कम क्षति प्राइमरी वेव्स से होती है, क्योंकि इनमें बहुत तेज़ी से कंपन होता है और बहुत तेज़ी से ये जल्दी फिनिश भी हो जाता है। इसमें औसत क्षति देखने को मिलती है, ज़्यादा क्षति नहीं होती है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। और धरातलीय तरंगों में क्षति की बात करते हैं तो सर्वाधिक होगी, क्योंकि यहाँ स्पीड सबसे कम है। ऐसे याद रखिए कि जहाँ स्पीड सबसे कम होगी वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब स्पीड कम है तो वह ज़्यादा देर तक रुकेगी, और ज़्यादा देर तक रुकेगी, जितनी ज़्यादा देर रुकेगी उतना ही ज़्यादा हमारा नुकसान कर जाएगी। नेक्स्ट है माध्यम, मतलब कि ये किस किस माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तीनों माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। द्वितीयक तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं और द्रव तथा गैस में नहीं। इसी के कारण से ये मुड़ जाती हैं और 103 डिग्री तक ये संचरण कर पाती हैं ऊर्जा का। नेक्स्ट है धरातलीय तरंगों का माध्यम। तो ये संपूर्ण क्रस्ट पर, यानी जो धरातलीय भाग है, ये किनारे का ये धरातलीय भाग, इस संपूर्ण धरातल पर ये ऊर्जा का संचरण करती है। नेक्स्ट है आवृत्ति या संख्या।
तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड रही होगी, और जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी तो तरंग दैर्घ्य भी उसकी सबसे कम होगी। सबसे कम होगी तो इसकी जो संख्या है वह हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसकी संख्या इसकी अपेक्षा अधिक है और इसकी अपेक्षा कम है तो औसत है। इसमें संख्या सबसे कम देखने को मिलेगी क्योंकि स्पीड ही इसकी इतनी स्लो है कि इसकी जो संख्या है, आवृत्ति है, वह हमें सबसे कम देखने को मिलेगी। बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की, दूरी की। तरंग दैर्घ्य क्या है? इनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कहाँ देखने को मिल रही? सामान्यतः ही हम पहचान सकते हैं कि सबसे तरंग दैर्घ्य कम कहाँ पर है? यहाँ पर प्राइमरी वेव्स में। इनके बीच की दूरी सबसे कम, इसके बाद यहाँ पर दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ पर दूरी सबसे अधिक हो जाएगी तरंग दैर्घ्य की। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कहाँ पर है? प्राइमरी वेव्स में। और इसमें औसत, इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। नेक्स्ट है आयाम। आयाम का अर्थ है ऊंचाई से। तो सबसे कम ऊंचाई यहीं पर देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कम है। लगभग ये कह सकते हैं जैसे अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसी की दिशा में ये समान रूप से चलती है, या फिर हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ये चलती हैं। तो इसका जो आयाम होता है, ऊंचाई होती है, बहुत कम होती है। इसकी औसत होती है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है अन्य नाम। सबसे अधिक इसके नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी वेव्स को हम अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं, या लंबवत लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं, या ध्वनि तरंगों के नाम से जानते हैं। द्वितीयक तरंग है, इसको हम अनुपस्थ तरंगों के रूप में जानते हैं और प्रकाश तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है धरातलीय तरंग है, इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं लव वेव्स, लैंड वेव्स और लॉन्ग पीरियड वेव्स, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती हैं और इसकी खोज लव महोदय ने की थी, इसलिए इसको हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। लैंड यानी कि जमीन, यानी धरातल, धरातल पर ऊर्जा का संचरण करती हैं, इससे हम लैंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी संपूर्ण तीनों प्रकार की तरंगों से रिलेटेड जो भी इनकी विशेषता है सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और प्रश्न यहीं से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप का भौगोलिक वितरण, यानी विश्व में भूकंप सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो भूकंप सबसे अधिक जो आते हैं, सबसे अधिक देखने को मिलते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। विश्व के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो किनारे पर जो तट है वह जल और स्थल के मिलने का एक स्थान है, जहाँ पर भूमि क्या होगी? मुलायम होगी, और मुलायम होने के कारण वहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी को हमेशा निकलने के लिए एक ऐसे मुलायम स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ से वह आसानी से धरातल पर आ सके। तो प्रशांत महासागरीय पेटी के आसपास बहुत अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, इसी कारण से भूकंप भी यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलते हैं 63%। उसके बाद आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी कि जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जैसे कि कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन प्लेट से मिला जाकर तब इसका निर्माण हुआ हिमालय का। तो ये जो अभी भी हिमालय वाला जो क्षेत्र है वह भूकंप की स्थिति के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अभी भी देखने को मिलते हैं। ये प्लेट अभी भी लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और ये अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, और यूरेशियन प्लेट अभी भी गति कर रही है। तो इन दोनों के बीच अभी भी गति हो रही है, और ये हो रही है महाद्वीपों के बीच में। इस कारण से हम मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इसमें लगभग विश्व के 21% 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेट अविसरण का क्षेत्र, अविसरण का मतलब होता है एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ बढ़ रही है, यानी हमारी इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ आज भी बढ़ रही है, आज भी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र, वह भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। तो अटलांटिक जो हमारा महासागर है उसके मध्य में एक कटक है
जिसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा ही हुआ है और ये जो है आइसलैंड से बॉविड द्वीप तक फैला हुआ है। आइसलैंड से बॉविड द्वीप तक जो फैला हुआ कटक है उसका निर्माण जब ज्वालामुखी से हुआ है। जब ज्वालामुखी जमीन को फाड़कर ऊपर आएगा तो सामान्य सी बात है कि प्लेटों में गति होगी और गति के कारण यह भी भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ विश्व के 16% भूकंप आते हैं। यह प्लेट अपसरण का क्षेत्र है। अपसरण का मतलब होता है ये प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही है। जब एक दूसरे के विपरीत जा रही है तभी तो यहाँ जगह खाली है, तभी तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है उसको निकलने का स्थान मिल रहा है यहाँ पर। इसी कारण ज्वालामुखी से यहाँ अटलांटिक महासागर के अंतर्गत एक बड़ा कटक बना हुआ है। तो ये भूकंपीय क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ क्या होता है। मतलब किस तरीके से हम भूकंप का मेजरमेंट कर सकते हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, या हम किस तरीके से उनमें स्केल का प्रयोग करते हैं, उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। भूकंप का रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। इसमें 3 प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारा रॉसी फॉरेल स्केल। इसके अंतर्गत जो मापक है वह 1 से 11 तक रखे गए हैं, या हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो अंक रखे गए मेजरमेंट के लिए वो 1 से 11 तक देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा मर्केली स्केल। यह अनुभव पर आधारित है, जैसे कि हम अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ इस तरीके का भूकंप आया हुआ है। जैसे कि भूकंप आने के बाद जो नुकसान हुआ होता है, जैसे बिल्डिंग्स गिर गई या फिर केवल पेड़ गिरे या फिर थोड़ी बहुत क्षति हुई, तो उसके अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो किस प्रकार का भूकंप आया होगा। यानी ये अनुभव पर आधारित होता है। मर्केली स्केल में जो अंक रखे गए हैं वो है 1 से 12 तक, तथा इसमें तीव्रता मापी जाती है कि किस स्पीड से भूकंप आया है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल। इसमें जो अंक रखे गए हैं वो है 1 से 10 तक, तथा इससे परिणाम मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली जो हमें देखने को मिलती है। समभूकंपीय रेखा, ये क्या होता है? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि मान सकते हैं एक जगह भूकंप आया जिसका हमने मेजरमेंट किया, वही समान रूप से दूसरे स्थान पर आया, और मतलब कई सारे स्थान हैं जहां पर हमें समान तीव्रता देखने को मिली। भूकंप आने वाले जो स्थान हैं उन पर जो हमें तीव्रता देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ आया 4 अंक 4 रिक्टर स्केल, और यहाँ भी यही है 4 रिक्टर स्केल 4 रिक्टर स्केल 4 रिक्टर स्केल। तो कह सकते हैं कि समान तीव्रता वाले स्थानों को हम समभूकंपीय रेखा के नाम से जानते हैं। और हीमोसीस्मल रेखा कौन सी होती है? एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। अगर एक ही समय पर जो भूकंप आया है उन सभी को मिलाने वाली रेखा को हम हीमोसीस्मल रेखा कहते हैं। ये तो हो गया एक ही प्रकार की तीव्रता, यहाँ भी उतनी ही तीव्रता देखने को मिली, यहाँ भी उतनी ही तीव्रता, यहाँ भी समान तीव्रता देखने को मिल रही है। उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो जाती है समभूकंपीय रेखा। तथा एक ही समय आने वाले जो एक ही समय पर आए हुए हैं इनको मिलाने वाली रेखा हो जाती है हीमोसीस्मल। नेक्स्ट है भारत में जो भूकंप मापी यंत्र लगाए गए हैं वो किस किस क्षेत्र में लगाए गए हैं। सबसे पहला क्षेत्र हो जाता है देहरादून, क्योंकि देहरादून जो है हिमालयी क्षेत्र है और हिमालय जो है भूकंपीय क्षेत्र है, क्योंकि अभी भी हमने बताया कि इंडियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ गति कर रही है, तो उसी के कारण यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो यंत्र है भूकंप मापी यंत्र उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा है हमारा दिल्ली, तीसरा है कोलकाता, तथा नेक्स्ट पूना और मुंबई। तो इस प्रकार से भारत में जो यंत्र लगाए गए हैं वो 5 क्षेत्र हैं, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता, पूना और मुंबई। तो इस प्रकार से
भूकंप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने इस क्लास के अंतर्गत देखा। हम देखने वाले हैं संपूर्ण ज्वालामुखी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को, और हम सभी विश्व के ज्वालामुखी को यहाँ पर देखेंगे। और ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो इस क्लास में नहीं प्रोवाइड कराया जाए। सबसे पहले देखेंगे हम ज्वालामुखी, और उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तथा उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ तथा समुद्र में बनने वाली और स्थल के नीचे बनने वाली आकृतियों को। और उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार वो भी समय के आधार पर। तो पूरी क्लास को देखने के लिए आप बने रहिए तथा पूरी क्लास को वॉच कीजिए और अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी। सामान्यतः ज्वालामुखी क्या होता है कि ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा या लावा क्रस्ट को तोड़कर धरातल पर प्रकट होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अभी भी आंतरिक भाग में मैग्मा भरा हुआ है। पृथ्वी का केवल ये भूपर्पटीय भाग अभी तक ठंडा हुआ है, केवल ऊपरी भाग जो है पृथ्वी का अभी तक ठंडा हुआ है, आंतरिक भाग अभी भी गर्म व तरल अवस्था में है। तो पृथ्वी की सामान्यतः हमने कितने परतों में बांटा है? ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है तथा ये कोर है। जो भूपर्पटी वाला ये भाग है ये ठंडा हो चुका है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, तथा ये मेंटल जो है अर्ध तरल अवस्था में है, कह सकते हैं प्लास्टिक अवस्था में है, और कोर तो पूरी तरीके से तरल अवस्था में है। तो मेंटल यानी कि इसको जो तरल अवस्था में यहाँ लावा या मैग्मा भरा हुआ है इसी को हम स्थैनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तरल वाले भाग को हम स्थैनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और ये जो कठोर भाग है जो ठंडा हो चुका है इसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा लिथोस्फीयर यानी भूपर्पटी भाग इसके ऊपर तैर रहा है, यानी मेंटल के ऊपर तैर रहा है, या ये कह सकते हैं स्थैनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। तो जब इसमें आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आंतरिक गतियां होती हैं, तो ये मैग्मा यही लावा जब इस भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर विस्फोट हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से मतलब उस केवल छिद्र से होता है जिसके माध्यम से ज्वाला यानी कि आग जो कि लावा या मैग्मा के रूप में है जो कि बाहर निकलती है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी केवल स्थलीय भागों पर ही नहीं विस्फोट होता, ये समुद्री भागों पर भी विस्फोट होता है तथा ये स्थलीय भागों पर भी विस्फोट होता है। तो जब ये स्थलीय भागों पर विस्फोट होगा तो स्थल के अंदर तथा बाहर दोनों प्रकार की जो आकृतियां बनाएगा उनको हम देखेंगे, तथा समुद्र में भी जब ये विस्फोट होता है तो समुद्र में भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाता है। जब समुद्र में जल से ऊपर आकृतियां दिखने लगती हैं तब उनको हम क्या कहते हैं, तथा जब अंदर होती हैं तब उनको क्या कहते हैं। तो आइए सामान्य भाषा में हमने समझ लिया ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र से है जिसके माध्यम से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। आइए अब हम समझते हैं ज्वालामुखी के अंग, यानी ये ज्वालामुखी के वह अंग हैं जो कि स्थल पर हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनकी संरचना के आधार पर। ज्वालामुखी के स्थल रूप, सबसे पहले ज्वालामुखी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो समुद्रों में विस्फोट होता है तब, और एक स्थल रूप पे विस्फोट होता है तब। तो अगर समुद्रों में विस्फोट होता है तब भी दो प्रकार की आकृतियां बनेंगी, एक समुद्र से ऊपर जो जल से ऊपर दिखाई देंगी और एक समुद्र में नीचे यानी नितल पर। इसी तरीके से जब ज्वालामुखी जमीन पर यानी स्थलीय भाग पर विस्फोट होगा तो दो प्रकार की आकृतियां बनेंगी, एक तो स्थलीय भाग यानी भूपर्पटी से जो ऊपर दिखाई देती हैं वह, तथा एक जो स्थलीय भाग के नीचे दिखाई देती हैं, यानी जब मैग्मा या लावा पृथ्वी के स्थलीय भाग को तोड़कर बाहर नहीं आ पाता है तब वह
किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी? अंतः स्थल रूप। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्थल रूप के आधार पर, यानी ज्वालामुखी के स्थल रूप। यानी जब ज्वालामुखी स्थल रूप पर विस्फोट होता है तो बाह्य स्थल रूप, बाह्य आकृतियाँ बनती हैं। अंतः स्थल रूप जो कि जमीन के स्थल के अंदर आकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे देखेंगे पहले कि बाह्य स्थल रूप, यानी जब ज्वालामुखी इससे ये स्थल है और स्थल से जब ऊपर विस्फोट होता है तो किस किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी। केवल स्थल से ऊपर बनने वाली आकृतियों को हम बाह्य स्थल में देखेंगे, और इस स्थल से जब मैग्मा या लावा, जिस प्रकार से ये देख लीजिए, ये पाइप नली है और ये छिद्र है, जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो भी आकृतियाँ स्थल से ऊपर बनेंगी उनको तो रखेंगे हम बाह्य स्थल रूप में। और जब ये नली बंद हो जाती है या कठोर भाग है, स्थल का ये कठोर भाग है, यहाँ से नहीं निकल पाता है मैग्मा या लावा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वह लावा या मैग्मा यहीं पर जम जाएगा, यानी स्थल के अंदर जब जम जाएगा तब बनेंगी अंतः स्थल रूप। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य स्थल रूप। इसमें किस किस प्रकार के स्थल रूप में आकृतियाँ बनेंगी। सबसे पहली बनेगी कोन, यानी जब इस छिद्र से, इस नली से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। अच्छा, हम दो नाम लेते हैं हमेशा, लावा तथा मैग्मा। तो इन दोनों में क्या अंतर है? लावा हम उस कंडीशन में कहते हैं जब ये स्थल के ऊपर निकल आता है, यानी जमीन के ऊपर, तब इसे हम लावा कहते हैं। और मैग्मा किस कंडीशन में कहते हैं? मैग्मा कहते हैं जब ये जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है तब इसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जब ये लावा या मैग्मा निकलता है तो ये अपने आसपास ही यहाँ इकट्ठा होता रहता है। इस कंडीशन में एक शंकु आकार की ये आकृति बन जाती है, तब हम इसे कहते हैं कोन या शंकु या ज्वालामुखी पर्वत। इसी प्रकार से जब इस नली में लावा या मैग्मा बन जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसे हम प्लग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा परजीवी कोन। ये क्या होता है? जब यही लावा या मैग्मा इसमें जम जाता है तो अत्यधिक कठोर हो जाता है, तो इस नली को पार नहीं कर पाता है, तो यहीं से जहाँ उसे मुलायम स्थान मिलता है वहीं से वह दूसरी जगह से निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो लावा या मैग्मा को कोई ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहाँ वह कमज़ोर हो, वहीं से वह निकल जाता है। तो मुख्य नली से ना होकर वो किसी अन्य जगह से नली बनाकर निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं परजीवी कोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम इनके नाम को डिनोट करेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु, इसे हम शंकु के नाम से भी जानते हैं, इसे कॉन शेप भी कह सकते हैं, तथा इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं। तो ये हो गए ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी कोन या ज्वालामुखी पर्वत। इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा या मैग्मा जो निकलता है छिद्र से, वो अपने आसपास यहीं इकट्ठा होता रहता है। अब नेक्स्ट ये है जिससे ज्वालामुखी लावा या मैग्मा बाहर निकल रहा है, यह है छिद्र। इसके कई नाम देखने को मिलते हैं इसके आकार के आधार पर। यह है जिससे ज्वालामुखी लावा जिसके थ्रू बाहर आ रहा है वह होती है नली या पाइपलाइन कह सकते हैं। ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली या पाइपलाइन कुछ भी कह सकते हैं इसे। और ये है स्थल, तथा इसे लिथोस्फीयर भी लिखा जा सकता है। और ये स्थल के नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है इसे हम स्थैनोस्फीयर के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या मेंटल। यहाँ से जब मैग्मा बाहर आया तो इसी को हम लावा के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसी के अंदर, इस नली के अंदर अगर लावा ये जम जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लग। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि नली के अंदर जो लावा या मैग्मा का जमाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लग।
आइए इनकी परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला लावा या मैग्मा ज्वालामुखी छिद्र के आसपास जमा हो जाता है, जिससे शंकुनुमा आकृति बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेटर को और क्रेटर झील तथा काल्डेरा को। उससे पहले हम यहीं मैप पर समझ लेते हैं क्रेटर या काल्डेरा क्या होता है। ज्वालामुखी का छिद्र जब इससे और बड़ा हो जाता है, इससे आकार बड़ा हो जाता है, तब उसी को हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से भी बड़ा आकार हो जाता है, तब उसे हम काल्डेरा कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी का मुख छोटा है तो छिद्र, अगर उससे बड़ा हो जाता है तो क्रेटर, तथा क्रेटर से भी बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा। अब इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेटर। यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः कीप आकार या गर्तनुमा यानी गड्ढेनुमा ये आकृति बन जाती है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। और इसी क्रेटर में जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो इसी गड्ढे में जब जल भर जाता है तो उसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। अच्छा, हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जो क्रेटर झील के हैं और एग्जाम में भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं कि क्रेटर झील के उदाहरण हैं। तो क्रेटर झील क्या होती है? जब इस मुख में जल भर जाता है तो इसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। यदि क्रेटर में जल भर जाता है तो क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की बुलढाना जिले में लोनार झील जो कि एक क्रेटर झील का उदाहरण है, तथा इसी तरीके से टिटिकाका झील वह भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है और अमेरिका में है, और वह सबसे ऊंची झील भी मानी जाती है। नेक्स्ट, क्रेटर का और बड़ा आकार हो जाता है तब हम उसे कहते हैं काल्डेरा। यह क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप है। काल्डेरा के उदाहरण हैं, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाले अंतः स्थल रूप। अभी हमने स्थल के ऊपर बनने वाले सभी रूपों को देख लिया। अब जो स्थल के नीचे बनेंगे उनको हम देखेंगे। क्या होता है जब यहाँ लावा या मैग्मा भरा हुआ है और वह भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर नहीं निकल पाता है। ये लावा या मैग्मा है, यह इसको तोड़कर नहीं निकल पाता है। कहीं कहीं स्थल या चट्टानें अधिक मजबूत होती हैं तो वह इसको तोड़कर ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी, आइए हम देखते हैं। बैथोलिथ यानी जब स्थल के नीचे इस प्रकार की स्थल स्तूपनुमा आकृतियां देखने को मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। आप लोग इस चीज़ को तो याद रखना काफ़ी आसान होता है। इस चीज़ को याद बहुत कम लोग रख पाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको सही लगती है। जैसे कि बैथोलिथ, बैथो का मतलब बैठो, यानी बैठो। आप कब बैठोगे? जब आपको बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाएगा तब आप बैठोगे। यानी ये स्थूलनुमा जो आकृति है ये स्टूल के समान है। स्थूलनुमा स्टूल के समान है। स्टूलनुमा यानी कि जब आपको कोई स्टूल दिया जाएगा तब आप बैठेंगे ना, तो ऐसे आप याद रखिए बैठो। किस पर बैठेंगे हम? जब हमें कोई स्टूल मिलेगा तब हम बैठेंगे। यानी स्थूलनुमा या स्टूलनुमा आकृति को हम बैथोलिथ कहते हैं। और जमीन के अंदर जब नेक्स्ट हम देखेंगे फैकोलिथ, तो इस प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। सर्पनुमा यानी ये हम कह सकते हैं ये सर्पनुमा है। जैसे कि पर्वतों का निर्माण होता है तो हमें देखने को मिलता है इस प्रकार की ऊपर आकृति होती है। तो जब सर्पनुमा आकृति बनेगी स्थल के अंदर ये, तो आप कैसे याद रखेंगे कि सर्प यानी जब सांप होगा तो अगर आपके हाथ में सांप आ जाए तो आप एकदम से क्या करेंगे? फेंको, यानी उसे फेंक देंगे, फैकोलिथ।
तो सर्पनुमा से आप याद रखेंगे फेंको। फेंको किस चीज़ को फेंको, यानी सर्प को फेंको, सांप को फेंको। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फेकोलिथ यानी कि सर्पनुमा आकृति। अब नेक्स्ट है लेपोलिथ। लेपोलिथ, लेपोलिथ को कैसे याद रखें, ये एक प्लेटनुमा आकृति है। प्लेटनुमा आकृति है तो ऐसे आप याद रखिए प्लेट, पा से प्लेट, और जो कि इसके अंतर्गत पा आ रहा है, अन्यथा किसी में नहीं आ रहा है। लेपोलिथ यानी प्लेटनुमा, लेपोलिथ प्लेटनुमा। नेक्स्ट हम देखेंगे लेकोलिथ। लेकोलिथ होता है छतरीनुमा, छतरीनुमा। तो इसको आप याद रखेंगे, जब बारिश होगी तो हम लेके चलेंगे, लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, छतरी, यानी लेके चलेंगे। इतना याद रखिए आप, लेकोलिथ यानी कि हम लेके चलेंगे। किस चीज़ को लेके चलेंगे, छतरी को लेके चलेंगे। तो इससे आप याद रखिए लेकोलिथ यानी छतरी, छतरीनुमा आकृति बनेगी। नेक्स्ट हमारी बनेगी डाइक, इस तरीके की। अगर लावा या मैग्मा जमीन के अंदर इस रूप में जम जाता है तो इसको हम कहते हैं डाइक, यानी डाइक से याद रखिए डंडा, डंडानुमा जो आकृति बन जाएगी उसको कहेंगे हम डाइक, डाइक। नेक्स्ट हो गया। अब हम देखेंगे सिल। सिल आप समझते ही हैं, घर में जिस प्रकार से सिल पर महिलाएं किसी भी चीज़ को पीसने का काम करती हैं, तो इसी प्रकार की सिल होती है। उसका आकार कुछ इस प्रकार ही होता है सिल, जिस पर किसी चीज़ को पीसने का कार्य किया जाता है। तो सिल, सिल का तो सामान्यतः आकार समान ही दिख रहा है, तो आप याद रखिए सिल को सिल से। तो इस प्रकार से ये सभी हो गए हमने अंतःस्थलीय रूप। तो यहाँ पर हमने ज्वालामुखी जब जमीन वाले भाग पर विस्फोट हुआ तो दो प्रकार की आकृति बनी, एक जमीन के ऊपर और ये जमीन के नीचे। तो जमीन के ऊपर और नीचे बनने वाली दोनों प्रकार की आकृतियों को हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले सबसे पहले जो पदार्थ निकलता है वह निकलता है जलवाष्प। गैस तथा जलवाष्प को देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वप्रथम गैसों में जलवाष्प बाहर आती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट या उद्वेदन होने से पहले सबसे पहले कौन सा पदार्थ आता है, तो जलवाष्प। इसके बाद अन्य गैसें आती हैं जैसे CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय ठोस पदार्थ आते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं उनके आकार की दृष्टि से। सबसे पहले ट्रेफा। ट्रेफा क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थ को हम ट्रेफा कहते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उन सभी को हम ट्रेफा कहते हैं। अब इनके आकार की दृष्टि से देखेंगे, जैसे स्कोरिया। स्कोरिया क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम स्कोरिया कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको हम स्कोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बम। जब बड़े आकार के टुकड़े निकलते हैं तो उनको हम बम कहते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ है उसके हमें बड़े बड़े आकार के पदार्थ देखने को मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बम। नेक्स्ट है लैपिली। लैपिली क्या होता है, मटर व अखरोट के आकार के टुकड़ों को हम लैपिली कहते हैं। मटर तथा अखरोट के आकार को हम लैपिली कहते हैं। नेक्स्ट है गीजर। गीजर क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म पानी। वैसे भी सामान्यतः जो घर में गीजर लगा होता है उसका प्रयोग भी हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो जो गर्म पानी निकलता है उसे हम गीजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पदार्थ है लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला या चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसे हम लावा कहते हैं। लावा दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय लावा तथा दूसरा होता है क्षारीय लावा। इनमें क्या अंतर होता है कि अम्लीय लावा में जो सिलिका की मात्रा होती है वो अधिक होती है, इसी को हम एसिडिक लावा भी कहते हैं, और क्षारीय लावा को हम बेसिक लावा कहते हैं। तो अम्लीय लावा क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये गाढ़ा होता है और गाढ़ी चीज़ अधिक दूर तक नहीं बह सकती, ये सामान्य सी बात है। तो वह अपने आसपास ही जम जाती है, यानी ये ज्वालामुखी के आसपास तक ही रहता है, ये अधिक दूर तक नहीं जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय लावा।
इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो ये पतला होता है, और जब ये पतला होगा तो ये अधिक दूरी तक बह जाएगा। तो ये जो होता है, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे अधिक दूरी तक बह जाता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम होती है, पतला होता है। नेक्स्ट है प्यूमिस। ये क्या होता है? इन टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल पर तैर सकते हैं। उन्हें हम प्यूमिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख चुके हैं ज्वालामुखी के अंग तथा ज्वालामुखी की स्थल पर बनने वाली आकृति तथा स्थल के अंदर बनने वाली आकृतियों को देख चुके हैं, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। वैसे तो ज्वालामुखी को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि उनके उद्गार के आधार पर निकलने वाले पदार्थों के आधार पर बांटा गया है, परंतु ये जो प्रकार है ये ज्वालामुखी के समय के आधार पर है। यानी सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि एक बार जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तब से लेकर निरंतर वर्तमान में तथा भविष्य में भी निकलने की संभावना रहती है। यानी समय के आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रकार से बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से सदैव पदार्थ निकलता रहता है। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से कभी कभी पदार्थ निकलता है, यानी कभी भूतकाल में इससे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, परंतु ये वर्तमान में शांत है, और भविष्य में इससे ज्वालामुखी लावा या मैग्मा निकलने की संभावना रहती है। और शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिनके मुख से कभी ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, परंतु भविष्य में भी कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि इन्हें लगभग ये मेजर किया जाता है कि बहुत लंबे समय तक इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, तो भविष्य में भी इससे निकलने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ज्वालामुखी को समय के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है: ज्वालामुखी, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। इससे सदैव निकलेगा, इससे कभी कभी निकलने की संभावना रहती है, और इससे भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप फर्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है, और सभी वह फैक्ट हैं जो कि या तो एग्जाम में आ चुके हैं या बनने की यहाँ से संभावना रहती है। तो सबसे पहला जो ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तथा ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इसकी विशेषता हो गई कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है किलायु। किलायु ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी सबसे अधिक सक्रिय है। कौन सा? किलायु। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका मुख्यतः 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक किलायु और मौना लाओ, परंतु दोनों ही अपने आप में एक विशेष है। ये सबसे सक्रिय है और मौना लाओ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। विशेषता के आधार पर हो गए सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, सबसे सक्रिय है किलायु और सक्रिय सबसे बड़ा है मौना लाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरन ज्वालामुखी। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम जो कि सुसुप्त है और एक बैरन जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। और अंडमान द्वीप समूह में भी 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें कहाँ है? मध्य अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट है माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सदैव इसके मुख से ज्वाला निकलती रहती है और इस कारण से रात्रि के समय जो नाविक होते हैं वह इसकी ज्वाला को देखकर अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस।
सेंट हेलेंस जो है अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट इरेबस, ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस, अंटार्कटिका पर एक ही ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। नेक्स्ट है ओजिल डेल सलाडो, ये चिली प्लस अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी एटना, एटना इटली में स्थित है। नेक्स्ट है ताल या म्याना ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि लंबे समय के बाद उद्गार होते हैं। इसमें है वेसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि भारत में स्थित है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है तथा ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी के उदाहरण। शांत ज्वालामुखी जो कि भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था और भविष्य में कोई संभावना नहीं है। तो इसके मुख्य उदाहरण हैं देवबंद जो कि ईरान में है, कोह सुल्तान ये भी ईरान में स्थित है, पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है, एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। यह एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है दक्षिणी अमेरिका में उसकी सबसे ऊंची चोटी है तथा ये एक ज्वालामुखी चोटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो विश्व के सभी ज्वालामुखी देखे हैं उसका विश्व वितरण क्या है, यानी सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं पर प्रशांत महासागरीय पेटी जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर, पर प्रशांत महासागरीय पेटी, सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी पर पेटी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक के मध्य में ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं और अटलांटिक के मध्य में ही एक ज्वालामुखी कटक भी है जिससे ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और जो महाद्वीपीय बीच में ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि भारत के ऊपर तथा भारत महाद्वीपों के बीच में जो ज्वालामुखी आते हैं वह सब आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी से। तो इस तरीके से ज्वालामुखी से संबंधित हमारा सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा यहाँ पर हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।